तो जो पिछड़ों को तोलेगा वो लाल किले से बोलेगा। ये पिछड़े को पहले समझ में नहीं आता था ये बात क्या है, अब समझ में आने लगी। और मैं तो कहता हूँ ये जो गालियां पड़ रही हैं मोहन यादव जी को, इससे पिछड़ों को और समझ में आ रहा है। इटावा में जो यादव जी को जूते पड़े भागवत पढ़ने पे, उससे और समझ में आ रहा है। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वही मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 50% का बैरियर तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन EWS लागू किया था। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आरक्षण सिर्फ जातीय आधार पर देने का संविधान में उल्लेख है, बाबा साहब करके गए हैं। और वो भी जातीय आधार पर इसलिए क्योंकि जातीय आधार पर देश में सदियों से शोषण होता आ रहा है, तो वो कंपनसेशन है जो देना ही पड़ेगा। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण, और बड़ी अजीब बात देखिए, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण, लेकिन सिर्फ सामान्य वर्ग को। अच्छा, गरीब नहीं है कोई, अहिर गुजर गडरिया काछी जाटा तेली तमोरी, कोई गरीब नहीं है, सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग गरीब हैं। अगर आर्थिक आरक्षण देना ही था 10% तो सबको दे देते। पहली चीज तो संविधान के खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए था। और जिस दिन उनने 10% ये आर्थिक आरक्षण के रूप में लागू कर दिया, उसी दिन इस मध्य प्रदेश में 60% आरक्षण हो गया। कहां बचा वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैरियर? सर 10% जो EWS आरक्षण लागू हुआ है, इसका ना तो कोई रोड मैप है, ना कोई सर्वे हुआ, अचानक से लागू हो गया। फिर इसको लोग सही मानते हैं। और एक तरफ 1980 में जो रामजी महाजन कमेटी बनी, उसके बाद 1983 में उन्होंने पूरा पेश किया। और लंबे समय से इसको न कांग्रेस लागू करा पाई, कांग्रेस कुछ महीनों के लिए आई तो उन्होंने सारी चीज़ें की। तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगी बहनें हैं, एक बाप से पैदा हुए, एक माँ से पैदा हुए, लेकिन एक ही घर में उनकी शादी हो गई दो अलग अलग भाइयों से। कई बार आपने देखा होगा ना, दो बहनें एक ही घर में शादी हो जाती है दोनों की। जब वो वहाँ रहती हैं तो सगी बहनें रहती हैं, फिर यहाँ जब आ जाती हैं तो बहनें बहनें तो बचती हैं, लेकिन ऊपर ऊपर उनका दिखावा, नौटंकी होने लगती है, ऊपर ऊपर आपस में झगड़े होने लगते हैं। जब वो मायके जाती हैं तो फिर बहन बन जाती हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस ऐसे ही मौसियाती बहनें हैं, एक दूसरे की बहनें हैं, अपने मायके से बन के आई। और ये दोनों ही आरक्षण विरोधी लोग हैं। अगर आज मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, राहुल गांधी जी इस बात का जवाब दें, लो रोज लाल किताब लेके घूम रहे हो, OBC आरक्षण दिलाऊंगा, संख्या के अनुपात में दिलाऊंगा, अभी तक क्या था? अगर 75 साल में से तुमने 55 साल अगर राज्य कर लिया इस देश में, तो तब OBC तुमको याद नहीं आया था। और आज आप बात कर रहे हो OBC की। 2011 में जातिगत जनगणना करा ली थी राहुल गांधी की सरकार ने, आंकड़े उजागर क्यों नहीं किए? जवाब दे दे, दिग्विजय सिंह दे दे, कमलनाथ दे दे, ये जीतू पटवारी दे दे, कोई भी जवाब दे दे कि 2011 में आपने जातिगत जनगणना करा ली थी, उसके आंकड़े आज तक उजागर क्यों नहीं किए? इसीलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि आज जातिगत जनगणना के बहाने OBC को 27% का टुकड़ा पकड़ा जाए। हम ये कहते हैं कि 1931 में जब अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई और तब पिछड़ा वर्ग पूरे देश में 52% निकला, तो फिर कम तो नहीं हो जाएगा? और मुझे ये कहने में, ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के आज भी 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करते हैं, कभी कभी 4-4 भी कर लेते हैं। अगर कम कोई करता है तो ये सामान्य वर्ग के लोग कम करते हैं, तो हमारी संख्या तो बड़ी होगी, उन्हीं की कम हुई होगी। तो जब हम 52% 1931 में थे, तो आज 52 से कम कैसे हो सकते हैं? और सरकारी आंकड़े, मोहन यादव जी आपके सरकारी आंकड़े, इस सरकार के मोदी जी आपके सरकारी आंकड़े, जो भी पिछड़ा वर्ग के बारे में नीतियां बनाते हैं वो उसी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर बनाते हैं कि 52% 1931 में थी, तो आज जातिगत जनगणना का बहाना लेके क्यों बैठे हो? पहले हमें 52% आरक्षण देने का काम करो, ये हमारी मांग है। सर, जो लालू यादव और शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर ने जो बिगुल फूका था सामाजिक न्याय का, उसी पर पार्टियां चलने का काम कर रही हैं। अब लगता है दबाव है आज के समय में। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक महापुरुष हुए बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पहले महात्मा फुले साहब, जिन्होंने मनुवाद का विरोध किया। फिर बाबा साहब आए तो उन्होंने संविधान लागू किया और सबको हक अधिकार दिया, तब भी हमारा पिछड़ा वर्ग नहीं जागा। उसके बाद संघर्ष चलता रहा, बहुत सारे महापुरुष होते रहे, लेकिन फिर एक महानायक आए जिनका नाम कांसीराम है। और कांसीराम एक इस देश के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये आपके उत्तर प्रदेश से निकला हुआ नारा है। और उत्तर प्रदेश में ये बड़ा घटनाक्रम हुआ था कि दलित और पिछड़ों के दो सबसे बड़े नेताओं ने हाथ मिलाया था और देश की राजनीति की तस्वीर बदलने ही वाली थी। यूपी की तो बदल ही गई थी। फिर मनुवादियों के कहने में कुछ भटकाव की स्थिति बनी, चाहे वो आदरणीय नेताजी की तरफ से बनी हो, चाहे आदरणीय बहन जी की तरफ से बनी हो, लेकिन कांसीराम साहब वहाँ कहीं भी अपराधी नहीं थे। और वो जैसे ही गठबंधन टूटा तो मनुवादी आज ये बैठे हैं 2014 में आके
नहीं तो इनकी औकात नहीं थी, इनकी हैसियत नहीं थी। और आज फिर हम ये करने जा रहे हैं। हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन एक ही काम करता है कि दलितों और पिछड़ों के बीच में जो खाई थी उस खाई को ख़त्म करके एकता पैदा करने का काम कर रहा है। इसलिए हमारे संगठन से ये लोग घबराए हुए हैं। और जहाँ तक बात लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर साहब की बात है, या लोहिया जी की बात है, या ऐसे महापुरुषों की बात है जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, मैं एक ही बात कहता हूँ कि उन सब की मेहनत ही है जो आज रंग ला रही है। जो पिछड़ों को तोलेगा वो लाल किले से बोलेगा, ये कांसी राम साहब का, चौधरी चरण सिंह साहब का इनका नारा था। उसमें फिर ये सारे नेता जिनके आप नाम ले रहे हैं वो सब शामिल हुए थे। तो जो पिछड़ों को तोलेगा वो लाल किले से बोलेगा, ये पिछड़े को पहले समझ में नहीं आता था ये बात क्या है, अब समझ में आने लगी। और मैं तो कहता हूँ ये जो गालियाँ पड़ रही हैं मोहन यादव जी को, इससे पिछड़ों को और समझ में आ रहा है। इटावा में जो यादव जी को जूते पड़े भागवत पढ़ने पे, उससे और समझ में आ रहा है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इससे इनकी आंखें खुल रही हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि मंदिर की घंटनियाँ बजाने से नहीं बल्कि स्कूल की घंटी बजने पे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भला होगा। अपने वोट के हक और अधिकार को समझ के और राजनीति में कब्जा करने से भला होगा। और उसी रास्ते पर हम पिछड़ों को, दलितों को मिला के चलाने वाले हैं। सर